डियर स्टूडेंट, चूँकि एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं जहाँ से कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसमें आपको मालूम है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल कंसेप्ट से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल थॉट रखना पड़ेगा। देखते हैं कि किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन का ये साइकिल चलता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो मैंने बताया कि मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये किसमें होता है। आपको मालूम है कि ये फीमेल प्राइमेट्स में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में होता है। तो निश्चित रूप से अगर फीमेल प्राइमेट्स की बात आती है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ नॉन प्राइमेट्स भी हैं, तो उसमें कौन सा साइकिल होता है। तो हमने ये बताया कि ये जो है वो फीमेल प्राइमेट्स में। लेकिन ये फीमेल है। लेकिन अगर नॉन प्राइमेट की बात करते हैं, नॉन प्राइमेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रस साइकिल। और ये जो प्राइमेट में है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे क्या होता है, साइकिल के तरीके से चलते रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के केस में, फीमेल के केस में 28 to 29 डेज पे ये रिपीट करता है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल किसको कहते हैं, एस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है ये सीजनल साइकिल, इसको हम कहते हैं सीजनल साइकिल। तो ये हुआ आपका सीजनल साइकिल। आपको इतना समझ में आता होगा कि ये जो सीजनल साइकिल है, जैसे डॉग में है, काऊ में है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो सेक्सुअली एक्टिवेटेड रहता है, वो कॉपुलेशन के लिए तैयार रहता है, इसके लिए वो अपना सिम्टम्स भी शो करता है, तो उसको हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो ये जो प्राइमेट जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मली 28 और 29 डेज का है। अब नॉर्मल कंडीशन में कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, वो एबनॉर्मेलिटीज है। लेकिन जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सभी के केस में लगभग 36 डेज तक होता है। तो ये वेरिएबल भी है, लेकिन ह्यूमन के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो 28 to 29 डेज का है। समझते हैं कि आखिर ये क्या है। इसको समझने से पहले निश्चित रूप से हम एक डायग्राम पहले बना लेते हैं, जो आपको बिल्कुल ही मालूम है कि ये क्या है। सिंपल सा डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके सामने। समझ में आ ही गया होगा कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि ये हुआ यूटरस और ये है ओवरी। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसमें भी दो साइकिल है, एक ओवेरियन साइकिल, ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल होगा, और यूटरस के अंदर यूटेरिन साइकिल होगा। ओवरी के बारे में आपको मालूम होगा, हम जानते हैं कि ओवरी का अपना एक लेयर होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। वो क्या है हम जानते हैं। ऊपर क्या होता है, जर्माइनल एपिथेलियम होता है, सबसे आउटर पार्ट में एपिथेलियम जर्माइनल, और वो जो होता है एपिथेलियम, वो जो उसके जस्ट नीचे ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है,
और फिर उसके नीचे कॉर्टेक्स का पार्ट होता है और फिर उसके नीचे मेडुला का पार्ट होता है। तो आपको मालूम है, मैंने सीक्वेंस बताया है कि एक एपिथेलियम और उसके बाद ट्यूनिका एल्बोजिनिया और उसके बाद कॉर्टेक्स और उसके बाद मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, इसी कॉर्टेक्स के पार्ट में प्राइमोडियल फॉलिकल्स होता है। तो हमने ये बताया कि इसके अंदर, अगर इसी के अंदर लेते हैं तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स ये होगा। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स ही अल्टीमेटली प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्रेवियन फॉलिकल्स यानी मैच्योर्ड फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते रहता है। तो ये तो ओवरी के अंदर की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ, इसमें अल्टीमेटली ओवेरियन साइकिल का क्या फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कहते हैं कि इसके अंदर फॉलिकुलर फेज आएगा। इसके अंदर एक होगा फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और चूंकि यही फॉलिकुलर फेज जब इधर चल रहा होता है तो उस समय में इस साइड में यूथलस के अंदर प्रोलिफेरेशन हो रहा होता है। प्रोलिफेरेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोलिफेरेशन का मतलब हम आएंगे, अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो हमने ये देख लिया कि ओवेरियन साइकिल के अंदर फॉलिकुलर फेज हुआ और दूसरा इसी में होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। मैंने बताया कि अब जो ये यूटेरियन साइकिल है, यूटेरियन साइकिल का जो साइकिल होता है, एक तो होता है मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसमें होगा, और दूसरा होता है प्रोलिफेरेशन। तो अल्टीमेटली ये जो ल्यूटियल अल्टीमेटली ये जो, चूंकि ये दोनों साइड बाय साइड चल रहा होता है। मैंने बताया कि इधर जब फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इधर यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है वो अपने आप को प्रोलिफेरेट कर रहा होता है। अल्टीमेटली नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन की तैयारी चल रही होती है। इसी को हम इसलिए कहते हैं कि ये प्रोलिफेरेशन हो रहा है। तो आपको समझ में ये तो आया ही होगा कि ये एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन में दो साइकिल है। आखिर मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन में ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, हम जानते हैं कि यूट्रस में 3 लाइनिंग होता है। ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है और ये पेरीमेट्रियम है। ये जो 3 लेयर्स है, इसी 3 लेयर्स में एंडोमेट्रियम का टूटना, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। और हमें यह समझना है कि एंडोमेट्रियम कब ब्रेक होगा। हमें यह समझना है कि एंडोमेट्रियम कब ब्रेक होगा। तो एज ए कंक्लूजन हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियम तब ब्रेक होगा जब प्रोजेस्टेरॉन या तो नेग्लिजिबल होगा और नहीं होगा, या तो नेग्लिजिबल हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन या नहीं होगा। और हमें यह भी जानना है कि प्रोजेस्टेरॉन आखिर आता कहां से है? तो ल्यूटियम से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन को कम करना होगा तो इससे स्पष्ट है कि कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट होना होगा, तभी प्रोजेस्टेरॉन कम होगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा। चूंकि यही प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं होगा
तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा और ब्लीडिंग के फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम का टूटना ही ब्लीडिंग होता है और वो ब्लीड करके बाहर निकल आएगा। तो हमने ये समझ लिया कि एंडोमेट्रियम आखिर क्या है, एंडोमेट्रियम कैसे ब्रेक हो रहा है। अब वन बाय वन इस ओवरी का एक सिंपल सा डायग्राम हम ये बनाते हैं और उसको ये कंसीडर करते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन क्लॉक है। मेंस्ट्रुअल क्लॉक के बारे में अब मैं बता रहा हूं। अल्टीमेटली आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि मेंस्ट्रुएशन में ये दोनों चीज चल रहा होता है, ये दो साइकिल चल रहा होता है। ये स्विच है ओवरी से। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा ओवरी के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच आर द ओवेरियन हार्मोन। तो मैंने बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसी तरीके से फिर आता है कि कौन सा प्यूटिटरी हार्मोन है, LH और FSH। ये क्या होगा, वो प्यूटिटरी हार्मोन होगा। तो आगे हम डिटेल जानते हैं इसका। एक मेंस्ट्रुअल क्लॉक का डायग्राम हम बनाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और डे बाय डे देखेंगे कि क्या चेंजेस उसमें आ रहा है। एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसे इजीएस्ट फॉर्म में बनाने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये देख लेते हैं, ये है फर्स्ट डे और ये है 14th डे, ये 7th डे है और यहां 21st डे है और ये क्या होगा 28th डे, यानी 28 दिन का ये क्लॉक मैंने बनाया। इसके अंदर मैंने बताया प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहां होगा, कॉर्टेक्स रीजन में होगा और ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप होगा प्राइमरी फॉलिकल्स में। आपको मालूम है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, अल्टीमेटली ये प्राइमरी फॉलिकल्स फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन से ही बनना शुरू हो जाता है। फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन में लगभग 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और 5th मंथ ऑफ जेस्टेशन में वो जाकर के 6 लाख हो जाता है और आगे हम इसी तरीके से बढ़ाते जाते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने 5th मंथ में बताया था, नहीं ये पहले फर्स्ट मंथ में कितना हुआ, मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में होता है 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंड मंथ में होता है 6 लाख एंड 5th मंथ में होता है आपका लगभग 7 मिलियन और फिर एट बर्थ होता है 2 मिलियन क्योंकि एट्रेसिया में चले जाता है और एट प्यूबर्टी होता है 60,000 to 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है ना, और इतने प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 फॉलिकल्स को ही, प्राइमरी फॉलिकल्स को ही मौका मिल पाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए। बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर भी, आपस में सभी फॉलिकल्स स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करने के बाद जो डेवलप कर पाता है वही मेंस्ट्रुएशन में जा पाता है। तो मैंने ये बताया कि ये जो कॉर्टेक्स रीजन में जो फॉलिकल्स है, उसी फॉलिकल्स के अंदर ओसाइट होता है, फॉलिकल्स के अंदर ही ओसाइट होता है और वही ओसाइट प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट बनता है और
सेकेंडरी ओसाइट ही क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाता है तो सेकेंडरी ओसाइट ही निकलता है, ओवम नहीं निकलता। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ओवम नहीं निकलता है, भले ही उसे हम ओवुलेशन बोलते हैं लेकिन ये ओवम नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि अब यहां से क्या होगा, फॉलिकल्स, मोडियल फॉलिकल्स डेवलप होगा। मान लो कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, हम इसको 1 डिग्री पे करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स अल्टीमेटली जब जैसे जैसे डेवलप होना शुरू होता है और इसी तरीके से फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हुआ, तो जैसे जैसे ये डेवलप होना शुरू होता है वैसे वैसे इससे एस्ट्रोजन निकलना शुरू होता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल्स में बहुत कम एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो सवाल क्वेश्चन ये उठता है कि सर फॉलिकल सेल्स डेवलप कैसे हो रहा है। एक्चुअली होता ये है कि जब 28 डे में प्रोजेस्टेरॉन, ये मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन, ये अगर खत्म हो गया तो इसका खत्म होना ही, इसका नेग्लिजेबल होना ही अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस को ये एक्टिव कर देगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देगा। और जब ये हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देगा तो GnRH निकलेगा और इससे फिर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होगा, फिर इसी से क्या होगा, FSH, और यही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको एक्टिव करेगा और इसको डेवलप कराएगा। और जैसे जैसे ये डेवलप होते जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ते चला जाएगा। मान लो कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, अब मान लेते हैं टर्सरी है, टर्सरी में लेयर बढ़ते जाएगा, लेयर बढ़ते जाएगा, तो टर्सरी में एस्ट्रोजन और बढ़ गया। और अब अगर मान लेते हैं ये ग्राफियन है तो ग्राफियन के केस में और ये बड़ा हो गया, ये ग्राफियन हो गया अल्टीमेटली, और ग्राफियन के केस में और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। जब आप ग्राफियन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें कैविटी भी है, एंट्रम जिसको कहते हैं, और पहली बार एंट्रम जो मिलता है वो टर्सरी में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने ये देखा कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया। ग्राफियन फॉलिकल्स जब बना तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, ज्यादा है। जब एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो इसी की वजह से LH सर्ज कर जाता है, मतलब पिट्यूटरी का हार्मोन निकल आता है। पिट्यूटरी का हार्मोन हमने देख लिया कि एक FSH का आ गया और दूसरा LH का आ गया। और जैसे ये सर्ज किया, जैसे ये सर्ज किया और ये भी इंक्रीज्ड है, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हो जाएगा और यहां से रप्चर्ड होने के बाद क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा सेकेंडरी ओसाइट। ओसाइट हमने देख लिया कि ये सेकेंडरी ओसाइट निकल आया। अब हम आगे देखेंगे कि इसके केस में क्या होगा कि जो रिमेनिंग्स बच गया उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो रिमेनिंग्स बचता है उसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम इसी से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फेट इस पे डिपेंड करता है कि ये सेकेंडरी ओसाइट जो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के साइट पे पहुंचेगा, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे पहुंचेगा और वहां जाकर के ये वेट करेगी किसका, स्पर्म का। और अगर इसका किस्मत सही, इसका भाग्य सही
और फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस जो ल्यूटियम है इसका भी बल्ले बल्ले ये भी बढ़ता चला जाएगा। और तब जा करके अगर मान लो कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी इतना है तो 21st डे पे और इंक्रीज हो गया, इस पे और इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होते चला जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, एंडोमेट्रियम और ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरोन ही है। तो हमने ये देख लिया कि ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर दिया, और जब मेंटेन हो गया, ठीक हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा और हम समझ बैठेंगे कि क्या हुआ, प्रेगनेंसी हो गया। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और एलएच हार्मोन को ओवुलेटरी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी का सर्ज होना, ओवुलेशन यानी सेकेंडरी ओसाइट निकाला, तो इसी को हम ओवुलेटरी हार्मोन भी बोलते हैं। अगर एक वर्ड में आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा हार्मोन बताओ जो कि ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर है सिंपल एलएच हार्मोन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन केस अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट करना शुरू कर देगा, और जैसे डीजनरेट करेगा 28 डे तक आते आते नेग्लिजेबल अमाउंट हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का, एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल भले ही इधर अधिक और कम हो रहा है, लेकिन ब्रेकिंग डाउन यूट्रस के मेम्ब्रेन का हो रहा है, यानी ये स्विच है, ये सभी स्विच है यहाँ। यानी मान लो कि ये ओवरी है, ये डिसाइड, इसके हार्मोन डिसाइड कर रहा है कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा। हमने ये देखा कि ग्राफियन फॉलिकल्स है, तो ग्राफियन फॉलिकल्स जब टूट रहा होता है और ग्राफियन फॉलिकल्स से जब वो निकल रहा होता है सेकेंडरी ओसाइट, उसको कॉर्पस हेमोरेजिकम कहते हैं, क्योंकि जब टूट रहा होता है, निकल रहा होता है, तो टूटने का मतलब है कि सेल्स का रप्चर्ड होना। तो वो जब सेल्स रप्चर्ड हुआ तो कुछ ब्लड भी निकल आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है कॉर्पस हेमोरेजिकम। कभी कभी सीक्वेंस में आता है कि कॉर्पस हेमोरेजिकम, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, और जब ये डिजेनरेटेड फॉर्म होता है तो उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये डिजेनरेटेड, ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। हम देखते हैं कि कॉर्पस एल्बिकेंस डिजेनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कि प्रोजेस्टेरोन कम होता चला जाएगा। डिजेनरेटेड फॉर्म को ही कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। अब अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए, इसके लाइफ को बढ़ाने के लिए भी हार्मोन निकलता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। जबकि हम देखेंगे, जब हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट से वो हार्मोन एक निकल रहा है, जो कि इसको क्या करेगा, इसके लाइफ को इंक्रीज कर देगा ताकि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मेंस्ट्रुएशन कैसे है, क्या है, और ओवुलेशन कब हुआ। हम जानते हैं कि ये जो ओवुलेशन होता है तो ये कहाँ हुआ है, 14th डे पे हुआ। अगर डे ऑफ ओवुलेशन निकालना हो, क्वेश्चन आता है डे ऑफ ओवुलेशन, तो डे ऑफ ओवुलेशन अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 आप कर लीजिए, तो वो पता चल जाएगा कि डेज ऑफ ओवुलेशन क्या होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर किसी में 32 डेज का है तो उसमें 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा, कब होगा ओवुलेशन, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको
मैंने ये बताया। तो इसी के बेस पे आपको ये भी मालूम चल गया, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक डायग्राम बना हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके का। ये जो फिगर है 3.9, ये इसको जरूर देख लीजिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। मैंने बताया इससे जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये बताया है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है इस डायग्राम के बेस पे, और नॉर्मली ऐसे भी कितने होते हैं 3 to 4 डेज के आसपास में होता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज है और उसके बाद इसमें ल्यूटियल दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट साइकिल होता है। इस डायग्राम को सही तरीके से आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है शॉर्ट में आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसे बार बार जरूर सुन लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिव एकेडमी।